Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnain Munib and today we are going to talk about food composition table from Dietetics 1. तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और फूड कंपोजिशन टेबल क्या होता है? कंपोजिशन टेबल से मुराद है कि इसके अंदर जो है डिफरेंट फूड्स की जो है उसके न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है कि उसके अंदर कार्ब, प्रोटीन, फैट के कितने कितने परसेंटेज मौजूद है, कितने कितने ग्राम। अगर 100 ग्राम आपके पास है रोटी ले लेते हो तो उसके अंदर कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फैट कितने हैं, विटामिन्स कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, जो इंपॉर्टेंट वंस होते हैं उनको लिखा जाता है। तो फूड कंपोजिशन बेसिकली बताता है कि एक न्यूट्रिएंट की, एक फूड की कंपोजिशन क्या है। फूड कंपोजिशन टेबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आइटम। एनर्जी यील्डिंग मतलब एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट एनर्जी कैलोरीज भी बताता है कि इस फूड से अगर ये एक रोटी है तो इससे कितनी कैलोरीज आती है, और न्यूट्रिएंट्स भी बताता है बोथ मैक्रो एंड माइक्रो। आगे इसकी डिटेल में आप खुद से लिख सकते हो कि मैक्रोज के अंदर कार्ब, प्रोटीन, फैट आ जाएंगे और माइक्रो के अंदर जो है वो विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। फूड कंपोजिशन डेटाबेसेस, अच्छा एक होते हैं कंपोजिशन टेबल्स और उसके बाद आगे डेटाबेसेस। अब जो कंपोजिशन टेबल्स हैं दे आर रिटन फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म जिन्हें आप कहते हो, और डेटाबेसेस जो हैं ये ऑनलाइन फॉर्मेट होता है। जो टेबल्स हैं ये प्रिंटेड फॉर्म है और जो डेटाबेसेस हैं ये अगर उसी टेबल्स को ऑनलाइन फॉर्म में ले आओ कि ऑनलाइन लोग सर्च कर सकें उसको, तो उसको आप कह देते हो डेटाबेसेस, और ये ऑनलाइन वर्जन होते हैं। तो इसके अंदर कुछ उसने एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे यूएसडीए। यूएसडीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो कि उनका सारा न्यूट्रिशन का और फूड रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है। तो इसकी अपनी डेटाबेस है इन द स्टेट। जापानीज फूड कंपोजिशन डेटाबेस है और यूरोपियन फूड कंपोजिशन है। ठीक है, ये तो जर्नल है यानी कि इदारों ने अपने मुल्कों के हिसाब से जो है वो इसको कंसिडर किया हुआ है। यूएसडीए ने अपनी बना दी, जापानीज ने अपनी बना ली, यूरोपियन जो है उन्होंने अपनी एक डेटाबेसिस बना ली फूड्स की कि उनकी कंपोजिशन, क्योंकि देखो जैसी सॉइल होती है वैसे ही फूड के न्यूट्रिएंट कंपोजिशन होती है। तो पाकिस्तान की अगर रिच सॉइल है तो पाकिस्तान के अपने फूड्स हैं वो उसमें कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या स्पेसिफिक सॉल्ट्स ज्यादा होंगे बनस्बत इसके कि अगर वही फूड इसी तरह का फूड है वो अमेरिका में उगाया जाए तो उसकी कंपोजिशन स्लाइटली चेंज होगी। ठीक है, तो इस वजह से मुझे मुल्कों ने जो अपने अपने, जिस तरह हमने देखा था फूड गाइड पिरामिड अपने अपने बने हुए थे उनके, तो इस तरह उन्होंने अपने अपने डेटाबेसेस भी बनाई हुई हैं फूड कंपोजिशन की। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड वर्जन हैं। स्पेशलाइज्ड वर्जन होते हैं जिनके अंदर जनरल फूड से हट के भी कुछ ऐड किया जाता है, जैसे कि बायो एक्टिव कंपाउंड बेस्ड पे यूरो FIR EBA ई बेसिस डेटाबेस, ये इसका नाम है, यूरो FIR ई बेसिस डेटाबेस, एंड US आइसोफ्लेवोन डेटाबेस एंड फ्रेंच फिनोल एक्सप्लोरर डेटाबेस। तो ये तीन है, यूएस की है आइसोफ्लेन डेटाबेस, यूरो की है FIR ई बेसिस डेटाबेस, और फ्रेंच की है फिनोल एक्सप्लोरर डेटाबेस। ये तीनों ऐसी डेटाबेस हैं जिनके अंदर उन कंपाउंड्स को, उन फूड्स को अहमियत दी गई है जो कि बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसी चीजें जो कि नेचुरली जो है वो एक हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट रखती हैं, और उनके अंदर जो है जिस तरह आप कहते हो कि अदरक है जिसको आप जिंजर कह रहे हो, अब जिंजर के अंदर उसके बायोएक्टिव कंपाउंड है जिंजरोल, जो कि एक हेल्थ इंपैक्ट रखता है, जिसको आप फंक्शनल फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हो, जो कि एक फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, और उसी से आगे सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। तो इस तरह जो है वो बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं डिफरेंट फूड्स के अंदर। कोई एक उनका टमाटोज के अंदर लाइकोपीन होता है, ठीक है, जो एक के अंदर एलिसिन होता है। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, और उनकी बेसिस पे, बायोएक्टिव कंपाउंड की बेसिस पे जो है ना, ये तीन तरह के डेटाबेसेस हैं। उसके बाद एक और है यूएस का FCDB। FCDB का मतलब है फूड कंपोजिशन डेटाबेस, डीबी का मतलब डेटाबेस है। ये एक ऐसा है जो कि पहले 900 फूड्स थे इसके पास, अब इसके पास 750 फूड्स का है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूजली सर क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं, पहले वाले नहीं पूछते होते। ठीक है, 7500 फूड्स इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसी तरह यूके का FCDB है, जिसके अंदर डिफरेंट डिशेज ऑफ सेम फूड आइटम, मतलब कि इसके अंदर क्या है इंक्लूडेड किया गया है कि फूड आइटम्स है ना, तो उसके अंदर जैसे चिकन है तो चिकन की कोरमा की भी फूड कंपोजिशन टेबल बनाई होगी, और बॉइल्ड चिकन की भी बनाई होगी, सैंडविच की भी चिकन सैंडविच की भी बनाई होगी। तो डिफरेंट डिशेज जो एक फूड आइटम से बनती हैं उनके ऊपर जो है वो उनकी डिशेज की और डिशेज के आगे कंपोजिशन जो है वो इसमें बताई गई है यूके FCDB के अंदर। पाकिस्तान के ने भी, पाकिस्तान का अपना भी है फूड कंपोजिशन डेटा बेसिस, डेटा बेसिकली टेबल है, डेटाबेस नहीं है हमारा, ऑनलाइन इंटरनेट सोर्सेज नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो कहता है कि फिफ्थ पॉपुलस कंट्री पाकिस्तान इज द पांचवी जो है वो सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से कंट्री है, 220 मिलियन इन 2020। और ये क्योंकि पुराना डाटा है तो ये एक्सपेक्टेड था कि 2020 में 220 मिलियन हो जाएगी, एंड जिसमें से 92 मिलियन जो है वो वुमेन होंगी एंड 66 मिलियन विल बी चिल्ड्रन। तो ये एक जनरल स्टैटिस्टिक्स है। थर्ड हाईएस्ट
चिल्ड्रन अंडर फिफ्थ डेथ, यानी कि ऐसे बच्चे जो 5 साल की उम्र तक पहुंचते नहीं और पहले ही जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी तादाद में पाकिस्तान इज ऑन थर्ड नंबर, यानी कि 0.5 मिलियन चाइल्ड एवरी ईयर, 5 लाख बच्चे जो है वो हर साल पाकिस्तान के अंदर जो है वो मर रहे हैं, जो कि 5 साल से पहले उनकी क्या हो जाए, 5 साल की उम्र से पहले ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस रेशियो में, इस सिनेरियो में पाकिस्तान इज ऑन थर्ड हाईएस्ट रैंक। आगे ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, आपने एज डी इन स्टैटिस्टिक्स को याद करना है। ये फाइल आपने मिनिमम याद करनी है जितना मैंने डाटा लिख दिया। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास 35%, ये 2 पेजेस हैं और यानी कि 35 स्लाइड्स बनती हैं तकरीबन। इन 35 और हमारी टोटल स्लाइड थी 560, ठीक है, 560 या 600 के करीब। तो उन 560 या 600 के करीब स्लाइड्स में से इन 35 स्लाइडों में से 35 से 40% पेपर आ गया था, यानी कि राउंड अबाउट 40% पेपर का मतलब क्या है कि उस टाइम पे शायद 36 नंबर का पेपर था, तो 12, 14, 15 नंबर का पेपर सिर्फ इसमें से, ब्लैंक इसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से, शॉर्ट एक इसमें से। ठीक है, तो इस फाइल को आपने अच्छी तरह करना है। अच्छा, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पाकिस्तान के अंदर 50% डेथ का बायस है। फूड इनसिक्योरिटी, 60% टोटल पॉपुलेशन का 60% लोग फूड इनसिक्योर हैं। फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि अगर एक टाइम का खाना खाए तो उन्हें दूसरे टाइम के खाने की जो है वो नहीं होता कि ये कहाँ से आएगा। 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये है, और 58% हाउसेज आर फूड इनसिक्योर। मतलब पॉपुलेशन के हवाले से देखेंगे, आबादी के लिहाज से तो 60% पॉपुलेशन है, और घरों के लिहाज से देखो तो 58% हाउसेज ऐसे हैं जिनमें सुबह का पकता है तो शाम की उनके पास ये नॉलेज नहीं होती कि शाम का क्या पकेगा, या शाम के पकने के लिए पैसे होंगे या नहीं होंगे। तो यूजुअली जितने भी डेली वेजेस हैं वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो डेली कमाते हैं, ठीक है, तो उनके यही सिनेरियो होता है। अगर दिहाड़ी लगेगी तो दे विल बी ओके, क्या हाँ भी खाना पकेगा। अगर नहीं लगेगी तो दे विल नॉट बी श्योर, ठीक है। उसके बाद और सिंध वाली साइड पे ज्यादा हालात खराब हैं। मेल नॉरिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, 50% वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मेल नॉरिश्ड। एनर्जी इंटेक फ्रॉम सीरियल्स, हम सीरियल से एनर्जी जो हमारा 62% इंटेक है। आपकी चावल हैं, गंदुम है, ठीक है, ज्यादातर यही चीजें हम खा रहे हैं, ठीक है। चने की दालें, दालें शालें, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है सीरियल्स वगैरह और बीन्स वगैरह में। और सीरियल्स स्पेसिफिकली यही चावल और गंदम से हमारी टोटल एनर्जी इंटेक का 62% है, ठीक है। यानी कि अगर बाकी 40% बचता है वो कुछ फैट से आ जाता है। मैक्सिमम पोर्शन प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत कम है, क्योंकि हर सुबह दोपहर शाम रोटी रोटी रोटी, ठीक है। अंग्रेज ये नहीं करता, वो 2 टाइम पे या एक टाइम पे रोटी खाएगा, बाकी टाइम पे सैलड इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और चीजें इस्तेमाल करते हैं। मिल्क कंजप्शन पाकिस्तान के अंदर दूसरी कंट्रीज की निस्बत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे अपना जो है वो इनकी है फार्मिंग वगैरह होती है। मीट, फिश, फ्रूट एंड वेजिज, ये मिल्क जो है उसमें पाकिस्तान बाकी कंट्रीज की निस्बत ज्यादा है। और जो मीट, फिश, फ्रूट, वेजीज वगैरह हैं, यानी कि गोश्त और जो फल सब्जियां वगैरह हैं, इनमें पाकिस्तान दूसरी कंट्रियों से पीछे है। मैंने वही बात की कि प्रोटीन में पाकिस्तान पीछे है, ठीक है। प्रोटीन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाकिस्तान पीछे है, और मिल्क कंजम्पशन में पाकिस्तान आगे है। एनीमिया, 51% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें 51% को लाजमी एनीमिया होता है। एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी मेनली, ठीक है। विटामिन ए, डी, जिंक डेफिशिएंट वुमेन जो है वो 46 से 68% है। तो इसका मतलब है, आगे इसके आगे कुछ 4-5 पॉइंट्स लिखे थे, तो उसकी मैंने एक कंप्रीहेंसिव सी लाइन बना दी है कि देयर इज अ नीड ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ एक प्रोग्राम की जरूरत है, एक न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके अंदर जो कि मल्टी सेक्टरल हो, जिसके अंदर तमाम डिफरेंट जो हैं आप कहते हो कि सेक्टर्स मिलके काम करें। पब्लिक है, पब्लिक भी एक सेक्टर होता है, ठीक है। हेल्थ एक सेक्टर आ गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस तरह करके और बहुत सारे जो है वो सेक्टर्स, डिफरेंट आपके इदारे जो हैं वो मिलके काम करें, गवर्नमेंटल इदारे जितने भी हैं वो सारे आए। तो ये सारे क्या करें, मिलके वर्कआउट करेंगे, तो जाके एक इंटेंसिव प्रोग्राम न्यूट्रिशन चले, ताकि इन सारे स्टैटिस्टिक्स को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। आगे 2 टेबल हैं, फूड वाला और ये वाला, दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। अब ये याद करने का, अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक चीज आपने याद रखनी है, एज इट इज नहीं लिखनी। मतलब आप अगर नहीं भी आपको हल्की फुल्की याद, आप अब मैं समझाता भी हूँ। ये नहीं है, अब जैसे सीरियल्स के अंदर लिखा 148, आगे लिखा 145, उसके बाद लिखा 143, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो 148 को अगर आप 150 लिख देते हो, देन 145 और 143 को 140 लिख देते हो, सिंपल याद रखने के लिए, तो वो भी सर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। 148, 145, 140, इस तरह भी चल जाएगा। 43 नहीं याद आया, 40 के राउंड बाउंड आपने लिख दिया, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 120 लिख दोगे, 110 लिख दोगे, 100 लिख दोगे, तो देन वो रॉन्ग हो जाएगा, सही है। पल्सेस जो है वो 5.3,
ये केजी पर कैपिटा, यानी कि एक बंदे को कितनी अवेलेबिलिटी है, फूड कितना अवेलेबल है। 148 ग्राम जो सीरियल्स हैं वो पर पर्सन, हर पाकिस्तान में हर बंदे को 148 ग्राम, मतलब डिवाइड करते हैं ना, एवरेज निकालते हैं, तो 148 ग्राम एक बंदे के हिस्से में आते हैं सीरियल्स। ठीक है। 2017-18 में, 18-19 में 145 आ गए, और 19-20 जो कि, क्योंकि ये डाटा, ये टेबल 19-20 का है, तो उसमें 143, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सीरियल्स की कंजम्पशन क्या हो रही है, कम हो रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। उसके बाद पल्सिस को देखते हो तो 5.3% था, फिर 4.2 आ गया, फिर 5.4 आ गया, तो 19-20 के अंदर जो प्रोटीन का इंटेक जो है ज्यादा बढ़ा। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, 5.5, 4, 5.5, 5.5, 4, 5.5, तो तब भी चल जाएगा। ठीक है। एक एस्टिमेटेड डाटा आपने रखना है इसके अंदर। शुगर जो है वो 28.2, 25.0, एंड इट अगेन इंक्रीज। 28.2 लिखने की जरूरत ना नहीं है, आप सिंपलीफाई भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद कम हुई, उसके बाद बढ़ गई। उसके बाद मिल्क आ गया, तो एक 167, 166, 164, मिल्क की कंजप्शन क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। दो दो का फर्क डाल दो, 68 कर दो इसको, 66 कर दो, 64 कर दो, इसमें दो दो का फर्क है। अच्छा, ये मैं टेबल इजी करके भी बना के दे दूंगा कि फर्क कैसे याद रखना है। बीफ मटन चिकन प्रोटीन के हवाले से देखते हो, 21 था, 21.4 हो गया, 21.3 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है। उसके बाद आप फिश देख लोगे तो फिश 3.8 एंड 3.0, तो पहले भी उतनी है, बाद में भी उतनी है, दरमियान में होगी ज्यादा। यही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर देखा, जो पल्सीज है, यानी कि पल्सीज जो कि दालें हैं, प्रोटीन का सोर्स है। फिश वो भी प्रोटीन का सोर्स है, तो उनमें इतनी चेंजेस हमारे नहीं आ रही। 5.3, 5.4, इसको भी 3 लिख दोगे या 4 लिख दोगे, एक्सेप्टेबल है। दरमियान में कम हो गई। इसी तरह फिश में देखते हो 3, 3, और दरमियान में ज्यादा हो गई, तो ये कम हुई थी, ये ज्यादा हुई थी। तो इस तरह कंपेयर करके जब आप रखते हो तो आपको याद करना आसान है। बाकी अगर इनका एक्चुअल डिफरेंस रख लो कि कितने कितने का एक स्टेबल डिफरेंस होना चाहिए, 148 है, 45 है, 43 है, तो इसको 147 लिख लो, या 48, तो तीन का फर्क, दो का फर्क, इस तरह फर्क जब याद रख ले तो आसान हो जाता है। बाकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, अगर किसी के पास बेहतर टेक्निक है तो वो उसको कर सकता है। एग्स देख लो 7, उसके बाद कम हुए, और फिर 5, 5 पे रहे। एडिबल ऑयल, आप एडिबल ऑयल जो है उसके अंदर 15.2% था, देन 10.7, देन 10.4, क्योंकि ऑयल महंगा होता जा रहा है, इसलिए ऑयल की कंजम्पशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अंडे भी महंगे हुए। ये पिछले दौर अदवार में इमरान खान का जो स्पेसिफिकली एरिया रहा, उसके अंदर अंडे काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए, तो उसके अंदर भी जो है वो इस चीज़ की भी कमी हो गई। कैलोरीज पर डे 2480, 2319 और 2325, यानी कि कैलोरीज भी पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ठीक है। तो ये जो है एक ओवरऑल डाटा है, जिसको मजीद हम देख लेंगे कैसे आसान किया जा सकता है। आप भी दिमाग लड़ा लें, मैं भी लड़ा लूंगा, तो इसके ऊपर फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है। आगे जो है ये टेबल जो है, ये हमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था, दोनों आए थे बेसिकली टेबल। तो ये तो इतना जो है ना वो मैंने इजी करके खुद ही इजी कर दिया हुआ है। वहाँ पे कुछ परसेंटेजेस और हिसाब से दी हुई है, तो आप ये थोड़ी सी आसान है। तो FAO, अच्छा, ये होता है स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान इनटेक, कि FAO का क्या स्टैंडर्ड है, कि कितनी परसेंट जो है वो एनर्जी सीरियल से आनी चाहिए, सीरियल्स की कंजप्शन कितनी होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड FAO ने क्या स्टैंडर्ड दिया, और पाकिस्तान का इनटेक लेवल क्या है। तो FAO ने स्टैंडर्ड दिया सीरियल्स का 40%, जबकि पाकिस्तान जो है वो जिस टाइम पे ये टेबल बनाया गया, तो उस टाइम पे ये 60% इस्तेमाल कर रहा था, और बेंच मार्क होता है कि 2000 में ये 52% हो गया। वो बहुत पुराना डाटा है ये। FAO का स्टैंडर्ड क्या था कि 40%, हम 60% पे थे, और बेंचमार्क क्या था 52। इस 52 को 50 कर लोगे, ठीक है, तब चल जाएगा। 40, 60 और 50। पल्सेस के अंदर देखते हो 6% था, 2.3 पे आ गया, और फिर 5 पे चला गया। इसको 2.5 कर लोगे, तो ये 6, 2.5, और उसका डबल 5। एनुअल प्रोडक्ट 20%, 8.3%, और 15%। तो ये वैल्यूज आपने याद करनी है सारी की सारी। और ये सच जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने कर ली थी लास्ट टाइम पेपर के टाइम पे भी, और थोड़ा बहुत कुछ वेरी कर गया था, लेकिन सर ने कहा था कि जैसे ये 20 है ना, तो आप 22 लिख सकते हो, 20+ लिख सकते हो, 20-19 लिख सकते हो, 18, जितना याद आ जाए। लेकिन ये नहीं है कि 15, 10 पे चले जाओ, वैल्यू टोटली चेंज कर दो, तो फिर नहीं एक्सेप्ट होगा। एडिट फैट 10% है, 15.4% है, 10% है, पहले भी 10 थी, फिर 10 थी, दरम्यान में 15.4 थी। शुगर देख लो 12% थी, बाद में भी 12% थी, दरमियान में 11.6%, तो ये दरमियान में बड़ी, ऊपर वाली भी दरमियान में बड़ी, और एंड पे दोनों स्टेबल है। फैट एंड शुगर दोनों इकट्ठे नाम लिए जाते हैं, दोनों का ट्रेंड एक जैसा रहा। फ्रूट एंड वेजिस पहले 8% थे, फिर 3% हुए, और उस टाइम पे 3% थे, यानी कि बेंचमार्क जो दिया गया वो 6% का था। कैलोरीज और प्रोटीन, कैलोरीज जो 2100, 1900 और 2150,
ठीक है। प्रोटीन जो है वो 71.5, 53.5 और 66.8, यानी कि स्टैंडर्ड था 71, हम उससे कम ही खा रहे थे। और बेंचमार्क दिया गया था कि 66.8% तक ये जाएगी। तो टेबल जो है वो मैं एक ओवरव्यू आपको दे दिया, याद करने के तरीके निकाल लेंगे जिस तरह भी होगा, ठीक है। और उस हिसाब से फिर हम इसको कवर कर लेंगे। और याद करने का जो है वो मैं यूट्यूब शॉर्ट बना के या आपको खुद से रिकॉर्डिंग करके जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज नीडेड टू मीट स्टैंडर्ड्स, फॉलो रिकमेंडेड डिजायरेबल कंजप्शन पैटर्न। वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड मीट करने के लिए कि आप प्रॉपर हर बंदा जब उसको जितनी एफएओ ने स्टैंडर्ड किए हैं उनके पर कैपिटा इतनी जब वो फूड खाना चाहिए, उसको मीट करने के लिए क्या है कि अपने रिकमेंडेड डिजायरेबल कंजम्पशन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ये कंजम्पशन पैटर्न्स होते हैं हर कंट्री के, कि यहाँ पर जो है वो एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए कि इतने परसेंट सीरियल्स होने चाहिए, इतने परसेंट प्रोटीन से खाना चाहिए। तो वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। रिव्यू करंट पैटर्न बाय मार्केट एंड न्यूट्रिशन सर्वे, और करंट पैटर्न्स का भी पता होना चाहिए कि इस टाइम पे लोगों में क्या है, क्योंकि आप एकदम से चेंजेस कर दोगे पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो पहले आपने फॉलो करना रिकमेंडेड डिजायरेबल को, ये भी एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि करंट पैटर्न जो है जो अभी मार्केट में चल रहा है उसको न्यूट्रिशन सर्वेज के थ्रू, जब मार्केट एंड न्यूट्रिशन सर्वे के थ्रू आपने पता करना है। करंट पैटर्न पैटर्न से मुराद है कि लोग कितना इन्हसार कर रहे हैं सीरियल्स पे, प्रोटीन पे कितना है, पल्सेस कितनी खा रहे हैं, मिल्क कितनी कंजम्पशन है, तो इसको आपने चेकआउट करना है। इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल फॉर नेक्स्ट ईयर। एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या एम है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये नेशनली इंटरनेशनली ये बात मानी जाती है। मतलब ये कोड समझ लो है कि जो खाना है वो हर एक बंदे का जो है वो बेसिक राइट है। रोटी कपड़ा और मकान का भूटा ने भी नारा लगाया था। एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू फूड, और हर एक को खाने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फूड क्या है? सेफ हो, बैलेंस्ड हो और सुफिशिएंट हो। ये तीनों क्राइटेरिया हैं, सेफ भी हो, बैलेंस भी हो, कि उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट हो। ये नहीं कि सिर्फ रोटी पे दाल लगा के दे दिया, ना सब्जियों की ना फ्रूट्स की कोई कंजम्पशन है उनकी, ना मिल्क की कोई कंजम्पशन है। हर चीज को जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सेफ हो, बैलेंस हो और सुफिशिएंट होना, उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और न्यूट्रिशनली ओके हो। कल्चरली एक चीज एक्सेप्ट हो, कल्चर पाकिस्तानी कल्चर जब वो वाइन्स वगैरह को नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो नहीं है एक्सेप्टेबल यहाँ पे। न्यूट्रिशनली ओके हो, हमारे कल्चर में जो है वो बिच्छू या ये इस तरह की चीजें जो है कीड़े मकोड़े वो नहीं खाए जाते, बट अंग्रेज समझते हैं, कुछ अंग्रेज समझते हैं कि दे आर प्रोटीन रिच, तो वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनली ओके हैं, बट कल्चरली दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो दोनों चीजें जो है वो होनी चाहिए। प्रोवाइड इन अ वे नॉट हर्टिंग एनिमल्स डिग्निटी, और जिसको प्रोवाइड करना है, जिसको खाना आपने देना है, या जिसको वो खाने की चीज जो है या फूड है वो आपने प्रोवाइड करना है, तो उसको इस तरीके से देना है कि उसकी जो एक उसका वकार है वो नहीं खराब होना चाहिए। ये नहीं जिस तरह हमारे हुक्मरान देते हैं, लाइनें लगी हुई हैं, धक्के भी दे रहे हैं, उनकी बिस्तियां भी कर रहे हैं कि तुम्हें लाइन में खड़ा नहीं होना आता, ये है वो है। तो इस तरह का सिनेरियो नहीं होना चाहिए। एक चुपके से जो है, जिस तरह इस्लाम कहते हैं कि सदका इस तरह करोगे, एक हाथ से दिया तो दूसरे को ना पता चले, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो, तो इस तरह कहते हैं कि किसी के वकार को खराब नहीं करना, ऑन करके उन्हें जब आपने चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी है। वाई फूड कंपोजिशन टेबल, उनकी क्या ज़रूरत है? एसेंशियल इन असेसमेंट, असेसमेंट में एसेंशियल होते हैं किस तरह कि आप डाइटरी जब असेसमेंट कर लेते हो कि ये बंदा ये खा रहा है, तो आप, अब वो कोई बंदा कहता है कि मैं इतनी रोटी खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, तो आपने उसका भी देखना है कि कार्ब्स इनटेक क्या है, प्रोटीन इनटेक क्या है, फैट का कितना इनटेक है इसका। तो वो आप फूड कंपोजिशन टेबल को इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकते हो। टू ट्रैक न्यूट्रिएंट एनर्जी इनटेक, डेफिनेटली वही पॉइंट आ गया असेसमेंट वाला। हेल्प हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी मेकर, मील प्लानर एंड डाइटरी काउंसलर, और ये उनकी बात में मदद करेगा कि अगर आपको जो है वो फूड कंपोजिशन टेबल से आपने लोगों का डाटा पहले कलेक्ट किया, उसको फूड कंपोजिशन टेबल के हवाले से चेक किया कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज बंदा 1.5 रोटी खा रहा है, तो आपने जो है उसको कैलकुलेट किया कि इस तरह सारे दिन का मील दे के आपने एक एवरेज निकाली कि पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा कंजम्पशन है। और चलो सीरियल की कंजम्पशन है, तो पाकिस्तान में फिर उसी हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी कि यार सीरियल की कंजम्पशन को कैसे कम किया जा सके, ओवरऑल बैलेंस डाइट को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसके अंदर डाइटरी काउंसलर्स, मील प्लानर्स, पॉलिसी मेकर जो है अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान फूड कंपोजिशन टेबल आ गया। ये बेसिकली 1985 में दिया गया था, और बाद में 2001 में इसको रिवाइज कर दिया गया था। रिवाइज में फिर ये होता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन दो आज तक 2001 वाला ही फूड कंपोजिशन टेबल है वो चल रहा है। NWFP, ये खैबर पख्तूनख्वा को कहते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर है, उसने इस काम को किया था। और इसके अंदर 200 फूड्स हैं, ठीक है। ऊपर हमने यूएस वाली पढ़ी तो उसके अंदर कितने थे? 7500। हमारे वाले के अंदर सिर्फ 200 फूड हैं। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फूड कंपोजिशन टेबल, अगर आप फूड कंपोजिशन टेबल बनाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट बट टेकन एंड मिक्स। आपने अगर आटे का निकालना है कि क्या इसकी न्यूट्रिशन कंपोजिशन है, तो आप
पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से, पहाड़ी इलाकों से भी, ठीक है, समुद्री ये साहली इलाकों से, मैदानी इलाकों से, और हर तरह के इलाके से सेम टाइप ऑफ आटा, गंदम का आटा उठा लाओगे, उस सारे को कर दोगे मिक्स, सॉलिड प्रोडक्ट पाउडर्ड एंड एयर टाइट। जितने सॉलिड प्रोडक्ट होंगे उनको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे और एयर टाइट रखोगे, और जो लिक्विड होंगे उनको होमोजेनाइज, यानी कि उसको एक तरह की उनकी कंपोजिशन रखोगे, उसको अच्छी तरह मिक्सिंग करके और देन उसको स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट हैं। अगर लिक्विड प्रोडक्ट का आपने करना है तो ये तरीकेकार है, और सॉलिड का करना है तो ऊपर वाला तरीकेकार है। अच्छा, इसके बाद इनको क्या करते हो आप, विनिंग सप्लीमेंट्री एंड ट्रेडिशनल फूड प्रिपेयर्ड एट लैब बाय लोकल मेथड। अच्छा, ये तो चीजें हैं ना, जो सॉलिड प्रोडक्ट, जो कि गंदम हो गया, या लिक्विड में कोई जूस आ गया, कोई माल्टे का जूस के आपने फर्ज को लोग कंपोजिशन निकालनी है, तो आपने डिफरेंट एरिया से माल्टे उठाने हैं, उसकी कंपोजिशन करनी है, ठीक है। अच्छे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि बेबी फूड्स जितने बन रहे हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, केमिकल खुद से, आर्टिफिशियल जिन्हें कहते हैं, ठीक है। ये जो सूखे दूध हो गया, इस तरह की जो बच्चों वाले जो होते हैं ना, तो वीनिंग सप्लीमेंट्स जितने भी हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो लोकल मेथड जो वहाँ पे प्रिवेल्ड मेथड होता है उसके जरिए बनाए जाते हैं, ठीक है। लोकल मेथड से मुराद है इंटरनेशनल नहीं, जो लोकली एक, जिसने जुगाड़ू तरीका कहते हैं ना, पाकिस्तानी जुगाड़ू तरीका, के पाकिस्तानी इस तरह बना रहे हैं, या जुगाड़ू तरीका समझिए, देसी तरीका जिसे समझ लो, ठीक है। तो देसी तरीके से जो है इस तरह की चीज़ों को बनाया जाता है, जो लोकली अवेलेबल हो, और देन उनको फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एंड देन उनको फिर चेकआउट किया जाता है कि इसके अंदर जो है वो क्या इसकी कंपोजिशन है, ओवरऑल चेक की जाती है। ब्लेंडेड एंड स्टोर्ड एंड देन एनालाइज बाय स्टैंडर्ड मेथड AOAC, एक मेथड है AOAC, और उसके मुताबिक फिर उसको क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंड होता है कुछ उसका, वो एक मिक्सचर सा बना लेना, और उसके बाद स्टोर करके फिर उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स को कवर करने या डिफरेंट डाटा को लेने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, और उनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक टूल है, उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसको इस्तेमाल किया जाता है। मॉइस्चर के लिए हम प्रिसीजन ओवन एक इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर जो भी पाउडर होता है, जो भी लिक्विड होता है, उसको डायरेक्ट हीट करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद प्रोटीन के लिए कजेल्डहल, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कजेल्डहल लिखने से केजलटेक ऑटो एनालाइजर, सॉरी यही होंगे। तो ये प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर ये वो केजलडेल आना था, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी, फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। क्रूड प्रोटीन, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब यहाँ से करके क्रूड प्रोटीन का डाटा आता है, एन मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, और उससे नाइट्रोजन का डाटा निकाल के देन आप क्रूड प्रोटीन का डाटा निकाल सकते हो। क्रूड फैट के लिए आपके पास लेबकॉन्को सॉफ्टेक है, रिपीटेड सिम्फोनिक बाय पेट्रोलियम मीथर, जिसके अंदर पेट्रोलियम मीथर को इस्तेमाल करते हुए फैट को जो है वो अ, अलग किया जाता है, देन उसको मेजर आउट किया जाता है। ऐश ऐश होता है जो पीछे बच जाती है, यानी कि इस ऐश से मुराद मोस्टली मिनरल्स ही होते हैं। थर्मोलाइन 1500 टूल का नाम है, और इग्निशन की जाती है 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर पे उसको हीट अप किया जाता है, और उसकी वजह से फिर क्योंकि बाकी सारा जो है वो जल जुल जाता है, जो कार्ब्स होते हैं वो निकल आते हैं, देन वो प्रोटीन या फैट वगैरह या जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव आउट हो जाता है, और जो पीछे बचता है वो ऐश होती है, ठीक है। कार्ब्स के लिए सब्ट्रैक्टिंग अदर कंपोनेंट, जितने ऊपर आपने मेजर कर लिए, प्रोटीन, क्रूड फैट, क्रूड फाइबर वगैरह, इनको आप 100 में से माइनस कर दो, जितना पीछे बच जाएगा वो सारा कार्ब परसेंटेज होती है। फॉस्फोरस के लिए स्पेक्ट्रॉनिक 20 कैलोरी मीटर है। फूड प्लस एसिड, फूड और उसमें एक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है, और जिसकी वजह से एलिक्वट्स टू डिटरमाइन पी, एलिक्वट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम बैक। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि एलिकेट्स पहले फूड, और उसके अंदर जो है वो एसिड को मिक्स किया जाता है। एलिकेट्स बेसिकली होते हैं सैंपल, सैंपल समझ, तो मतलब कोई पूरा फूड जो आपने बना दिया उसके अंदर एसिड का रिएक्शन कर दिया, उसमें से फिर सैंपल्स लिए जाते हैं डिफरेंट, और देन उससे जो है वो फास्फोरस डिटरमाइन किया जाता है। कैल्शियम, फेरिक, यानी आयरन और जिंक के लिए जो है वो पर्किन एल्मर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है, ये एक टूल है जो इसके लिए होता है। फर्स्ट वेट डाइजेशन विद नाइट्रिक एंड
पर क्लोरिक एसिड वेट डाइजेशन है। अब ये तरीके का जब फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो पहले वेट डाइजेशन की जाती है और उसके बाद एनालिसिस किया जाता है अपरेटस के साथ, ठीक है। और ये उसकी वेवलेंथ होती है। 422.7 पे कैल्शियम को चेक किया जाता है, 248.3 पे फेरिक यानी आयरन को चेक किया जाता है स्टेटस, और 274.5 नैनोमीटर पे जिंक का लेवल चेक किया जाता है। उसके अलावा आयोडीन आ गई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एंड आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो है वो एक मेथड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड इसके अंदर मेथड है। थायमीन राइबोफ्लेविन, टर्नर 450 फ्लोरोमीटर। अब ये टूल्स के नाम जो है वो उसमें क्या समझाने वाला है, रटा है नहीं रहा। इसलिए इसको फाइल को आप 2-3 दिन लगा के अच्छी तरह से याद कर लेना, पेपर में भी इसको थोड़ा सा टाइम दे लेना। थायामीन है और थायामीन के लिए फ्लोरेसेंस ऑफ थायोक्रोम, और राइबोफ्लेविन फ्लोरेसेंस ऑफ लिमिक्रोम। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो आपने डिटरमाइन करना हो उस हिसाब से उसकी फ्लोरेसेंस को इस्तेमाल करते हो। नायासिन, गैलन कैम कैलोरीमीटर एट 470 नैनोमीटर। स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर जब इसको इस्तेमाल किया जाता है, पहले क्या होता है, CaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस होती है फूड सैंपल की, नायासिन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फूड, और उसकी वजह से नायासिन उससे निकल आता है। उसके बाद जो है वो जो एक्सट्रैक्शन है उसको आप साइनोजन ब्रोमाइड उसका ट्रीट करते हो, जिसकी वजह से पायरिडियम कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। कलर इंटेंसिटी, अब पायरिडियम कंपाउंड बन जाता है और वो होता है कलर कंपाउंड। तो जितना ज्यादा जो नायासिन होगा उतनी ही ज्यादा कलर इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा कलर इंटेंसिटी आएगी उससे आप डिटरमाइन कर लेते हो कि इसके अंदर नायासिन का कंटेंट कितना ज्यादा था। विटामिन सी के लिए बाई 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल डाई मेथड, ये पूरा मेथड है। इसके जरिए इसको किया जाता है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन के लिए परकिन एल्मर HPLC सिस्टम है। एक्सट्रैक्शन बाय इथानॉल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एस्कॉर्बिक एसिड, देन विद पेट्रोलियम मेथड एक्सट्रैक्शन एनालाइज। और लास्ट पे कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर कॉलम टेम्परेचर 220 से 250 रख के इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। इसके बाद फूड कंपोजिशन टेबल है, जो कि नहीं याद करने क्योंकि नहीं पूछे जाते और ना ही याद होंगे, ठीक है। तो उस पर टाइम ज़ाया करने का फायदा नहीं है। जो मेन पार्ट है वो ये चीज़ याद करो, और ये वाला जो टेबल है दो, इनको याद करो। एंड अगर आप इनमें 1-2 दिन भी लगा के इसको अच्छी तरह याद कर ले, तो ऊपर वाले टेबल तो मैं याद करवा दूंगा आपको, ये सारा याद करवा दूंगा, ठीक है। दोनों टेबल के मैं कोई ना कोई निकाल दूंगा। ये जो चीज़ है ना ये याद करनी है, क्योंकि इसके अंदर मुश्किल मुश्किल नाम है। तो कल तक का जो आपका काम है ना वो ये सिर्फ इस एक टेबल को याद करना है अच्छी तरह से, ठीक है। इज दैट क्लियर? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन लीव द मीटिंग। एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन से ओके। पर एनम का मतलब होता है 1 साल, मतलब 1 साल बाद वो कहते हैं इसकी पर एनम इनकम जो है वो 4 लाख है। तो इसका मतलब है कि 1 साल में वो 4 लाख रुपए कमाता है। जी। प्रेग्नेंट वुमेन का क्या, मैन और वुमेन एंड चिल्ड्रन बहुत लिखे हुए हैं कि टोटल मिला के तो 50% वुमेन में और चिल्ड्रन में देखा जाए ना, तो 50% वुमेन और चिल्ड्रन कहीं ना कहीं मैल नॉरिश्ड है। अब मैल नॉरिश का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो, अंडर न्यूट्रिशन में भी, ठीक है। ये ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकती है, ओबेसिटी भी। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन बोथ, ठीक है। तो मेनली जब हमारे, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन प्रिवेल है इसलिए वही समझी जाती है, तो 50% पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं निकल आती है। वुमेन एंड चिल्ड्रन में से 50%, यानी कि सारी की सारी वुमेन थोड़ी माल न्यूट्रिशन है। वुमेन और चिल्ड्रन में से 50% पॉपुलेशन जो है वो इसका शिकार है, मैल न्यूट्रिशन। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।